हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल होम साइंस करियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आप लोग के लिए लाए हैं बीएड के लिए और बीटीसी डीएलएड कोई भी ये लेसन प्लान है। श्वसन तंत्र प्रकरण का लेसन प्लान है। तो ये तरह तरह के टॉपिक बनते हैं। तो इस लेसन प्लान में देखिए कैसे टॉपिक बनाया जाता है और कैसे बच्चों से प्रश्न निकलवाया जाता है, कैसे लिखा जाता है। तो इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। आइए देखते हैं कैसे बनाया जाता है। देखिए ये लेसन प्लान कैसे बनेगा। दिनांक, कक्षा, विषय, अवधि और चक्र। विषय में अपना सब्जेक्ट लिख देंगे और अवधि 35 मिनट का होता है एक लेसन प्लान का। और चक्र जिस पीरियड में आपको पढ़ाना है और कक्षा जिस क्लास में आप पढ़ा रहे हैं और डेट जिस डेट में आपको पढ़ाना है। फिर यहाँ विद्यालय का नाम, उस स्कूल का नाम लिख देंगे जिस स्कूल में आप पढ़ा रहे हों। फिर आ जाएगा प्रकरण। प्रकरण क्या है? श्वसन तंत्र। क्या है? श्वसन तंत्र। फिर इसके क्या है? सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य हैं 7। कम से कम आप सामान्य उद्देश्य जब भी रखिएगा तो 5 से 6 या बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो 7। इसे कम मत रखिएगा। तो क्या है? छात्राओं में गृह संबंधी समझ कार्यों को सफलतापूर्वक संपन्न करने की कुशलता विकसित करना। दूसरा है छात्राओं में स्वास्थ्य एवं बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास करना। देखिए जो भी सामान्य उद्देश्य हैं सभी में कॉमन मिलेंगे आपको। सामान्य उद्देश्य कुछ चेंज नहीं होता है, बस विशिष्ट उद्देश्य चेंज होता है जो टॉपिक के अकॉर्डिंग होता है। गृह सुव्यवस्था संबंधी समझ कौशलों का विकास करना। छात्राओं में सांस्कृतिक मूल्यों का विकास करना। छात्राओं में सामाजिक तथा नैतिक गुणों का विकास करना। छात्राओं में उत्तरदायित्व भावना का विकास करना। छात्राओं के शारीरिक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। फिर आपका आएगा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में क्या है? 2 टॉपिक। छात्राओं को श्वसन तंत्र के बारे में ज्ञान देना और छात्राओं को श्वसन तंत्र के अंगों से परिचित कराना। फिर आ जाएगा सहायक सामग्री। श्वसन तंत्र संबंधी चित्र, अन्य कक्षोपयोगी सामग्री। फिर पूर्व ज्ञान, यानी कि इस टॉपिक से रिलेटेड क्या मतलब छात्राओं को पहले क्या ज्ञान है या क्या मतलब जानकारी है उनको पहले से। छात्राएं श्वसन क्रिया के बारे में सामान्य जानकारी रखती हैं। फिर आ जाइए, यहाँ पे स्टार्ट होता है प्रस्तावना। प्रस्तावना में हम 3 प्रश्न करेंगे। छात्र क्रियाएं होगा। छात्र जैसे कि हमें सांस लेने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? क्या होता है? वायु। हमें अपने अंदर कौन सी वायु ग्रहण करनी चाहिए? शुद्ध वायु। वायु को हम किसके द्वारा ग्रहण करते हैं? ये हो जाएगा आपका समस्यात्मक। फिर इसी समस्यात्मक को ही ले करके हम यहाँ से अपना टॉपिक शुरू करेंगे। उसके बाद होगा उद्देश्य कथन, जो आज हम स्वतंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर हो जाएगा यहाँ प्रस्तुतिकरण, जो प्रेजेंटेशन होता है। फिर टॉपिक, 1-2 टॉपिक जो बनाना होगा बना लेंगे, जिसमें शिक्षण बिंदु हो गया छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्रा क्रियाएं। बिंदु क्या है? श्वसन तंत्र तथा श्वसन तंत्र के अंग। तो पहला प्रश्न क्या होगा? श्वसन तंत्र किसे कहते हैं? सांस लेने की क्रिया को श्वसन तंत्र कहते हैं। दूसरा, श्वसन तंत्र के कौन कौन से अंग हैं? नाक, फेफड़े, श्वसन नली। श्वसन तंत्र की सर्वप्रथम क्रिया किसके द्वारा होती है? ये हो जाएगा आपका समस्यात्मक। फिर हो जाएगा छात्राध्यापक का कथन, जो हमारा एक्सप्लेन आएगा। श्वसन की क्रिया करने वाले अंगों को श्वसन तंत्र कहते हैं। श्वसन तंत्र के मुख्य अंग नाक, फेफड़े, श्वास नली। श्वसन का सबसे पहले क्रिया नाक या नासिका मार्ग के द्वारा होता है। फिर इससे संबंधित बोध प्रश्न करेंगे। श्वसन क्रिया कैसे होती है? नासिका द्वारा। यहाँ हो जाएगा सांपट कार्य। फिर दूसरा प्रश्न, श्वसन तंत्र की पहली क्रिया क्या होती है? नाक। फिर आ जाएगा दूसरा बिंदु, नाक की क्रिया स्वर यंत्र और कंठ द्वार। वायु को हम किसके द्वारा ग्रहण करते हैं? नाक के द्वारा। दूसरा, नाक का प्रत्येक भाग क्या कहलाता है? नासिका रंध्र।
नाक के बाद श्वसन तंत्र का कौन सा अंग आता है? ये हो जाएगा आपका समस्यात्मक। फिर छात्राध्याप का कथन, वायु को हम नाक या नासिका मार्ग द्वारा ग्रहण करते हैं। नाक का प्रत्येक भाग नासिका रंध्र कहलाता है। नासा छिद्र के द्वार को नासा गुहा कहते हैं। विशेष परिस्थितियों में वायु मुख द्वारा शरीर में प्रवेश करती है। नाक के बाद श्वसन तंत्र का अंग स्वर यंत्र और कंठ द्वार आता है। कंठ द्वार को ग्रसनी कहते हैं। स्वर यंत्र कार्टिलेज का बना होता है। तो इसके बोध प्रश्न क्या होगा? नासा छिद्र के द्वार को क्या कहते हैं? नासा गुहा। कंठ द्वार को क्या कहते हैं? ग्रसनी। कंठ द्वार को क्या कहते हैं? ग्रसनी। फिर यहाँ आ जाएगा अगला टॉपिक, श्वास नली तथा फेफड़े से संबंधित प्रश्न। स्वर यंत्र के बाद कौन सा अंग स्थिर होता है? श्वास नली। श्वास नली कितनी लंबी चौड़ी होती है? 4 से 5 इंच लंबी और चौड़ाई 1 इंच चौड़ाई होती है। श्वास नलिका किसमें प्रवेश करती है? ये है आपका समस्यात्मक। फिर छात्राध्याप का कथन, स्वर यंत्र के बाद श्वास नली स्थित होती है। श्वास नली 4 से 5 इंच लंबी तथा 1 इंच चौड़ी होती है। श्वास नलिका का निर्माण कार्टिलेज का होता है। यह छल्ले की भांति होता है। सभी छल्ले एक दूसरे से तंतुओं द्वारा जुड़े रहते हैं। श्वास नलिका फेफड़ों में प्रवेश करती है। फेफड़े की संख्या 2 है, बायां फेफड़ा और दायां फेफड़ा। अब आएगा आपका बोध प्रश्न। बोध प्रश्न, श्वास नलिका का निर्माण किसके द्वारा होता है? कार्टिलेज द्वारा। किसके द्वारा होता है? कार्टिलेज द्वारा। 2 तरह के फेफड़े कौन कौन से होते हैं? एक दायां फेफड़ा और एक बायां फेफड़ा। फिर आएगा पुनरावृत्त प्रश्न, श्वास नलिका किसका बना होता है? श्वसन तंत्र की सबसे पहले क्रिया किसके द्वारा होती है? फेफड़े संख्या में कितने होते हैं? श्वास नली की लंबाई कितनी होती है? और श्वास नलिका किसमें प्रवेश करती है? पुनरावृत्त प्रश्न वही होगा जितना हमने शुरू से लेकर के अंत तक पढ़ाया या प्रश्न बनाया है, उसी वही प्रश्न फिर से हम रिपीट करेंगे, बच्चों से पूछेंगे। फिर लास्ट में होगा गृह कार्य, जो हम गृह कार्य देंगे छात्राएं श्वसन तंत्र के अंगों के बारे में लिखकर लाएं। ओके, अब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा लेसन प्लान कैसे बनेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे अगला नोटिफिकेशन वीडियो लेसन प्लान से संबंधित आपको मिल सके। और साथ में कमेंट ये भी करिएगा किस टॉपिक पे आप लोगों को लेसन प्लान की ज़्यादा ज़रूरत है। ओके।